चलिए, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जो असाइनमेंट मैंने कल को आपको कही कि जो हमने सवाल कर लिया लेक्चर नंबर 27 और 28 में 2 मैट्रिसेस की एडिशन के हवाले से, वही आपने प्रोग्राम दोबारा से बनाना है और आपने परफॉर्म करनी है मल्टीप्लिकेशन। ये एक ही सवाल है आपके असाइनमेंट का और ये आपकी आखिरी असाइनमेंट होगी इस कोर्स की। तो अब हम हमारा जो कोर्स रह गया उसका भी तकरीबन आखिरी हिस्सा हमारे पास मौजूद है। मेरा ख्याल था कि शायद एरेज वाला चैप्टर लास्ट होगा, लेकिन बेसिकली हमारे पास एरेज के बाद फंक्शंस भी हैं। तो फंक्शन वाला चैप्टर है हमारा, उसको वो हम अब हमारा फाइनल जो है चैप्टर होगा इस पूरे कोर्स के लिए। तो आज हम वही स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको मल्टी डायमेंशनल एरेज के बारे में बता देता हूँ। मल्टी डायमेंशनल एरेज के बारे में हम सवाल कोई नहीं करेंगे, सिर्फ उसका सिंटेक्स देख लेंगे और बेसिकली है क्या, दैट इज प्योरली जनरलाइजेशन। सो आ जाते हैं मल्टी डायमेंशनल एरेज निकालूं। हाँ यस, चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मल्टी डायमेंशनल एरेज बेसिकली है क्या? मल्टी डायमेंशनल को एरेज को हम एरेज ऑफ एरेज भी कहते हैं, मतलब कितारों की किताब, आप इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली है क्या? वन डायमेंशनल एरे वो होती है जिसमें हमारे पास एरे के साथ एक स्क्वायर ब्रैकेट हो और वो एक कतार होती है। टू डायमेंशनल एरेज वो होती है जिसमें रोज भी हो और कॉलम्स भी हो, तो एक शीट आप समझ लें। जो थ्री डायमेंशनल जो एरेज हैं उनको आप इस तरह से फर्ज कर सकते हैं। ये देखें, ये पूरा जो एक पेज है ये एक टू डायमेंशनल एरे है और इसके पीछे एक और टू डायमेंशनल एरे पड़ी है। इसके पीछे हमारे पास एक और टू डायमेंशनल एरे पड़ी है, ये वाला। फिर उसके पीछे एक और टू डायमेंशनल एरे पड़ी है एंड सिमिलरली उसके पीछे एक और टू डायमेंशनल एरे। ठीक है, सो ये जो पूरी चीज़ है, ये अब पूरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये एक थ्री डायमेंशनल एरे। सो मल्टी डायमेंशनल एरेज इसी तरह होती हैं। आप चाहे तो एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं तो वो सिंगल डायमेंशनल एरे हो जाएगी। दो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा सकते हैं वो टू डायमेंशनल एरेज हो जाएगी। तीन स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे तो थ्री डायमेंशनल एरे हो जाएगी। इसी तरह चार स्क्वायर ब्रैकेट, पाँच, छः, सब। तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे हम सब लोग जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ, अगर आप हम एक लेंथ देखना चाहें तो वो वन डायमेंशनल क्वांटिटी होती है। वो फर्ज कर लें 1D एरेज हैं। फिर अगर हम एरिया की बात करें तो वो टू डायमेंशनल एरेज होती है जिसमें लेंथ और विड्थ दोनों आ जाते हैं। इसी तरह जो थ्री डायमेंशनल एरे है वो हमारे पास एक वॉल्यूम की तरह से है जिसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट या डेप्थ भी है, जो जिस तरह से भी आप इसको समझना चाहें। थ्री डायमेंशनल से ज़्यादा हम कंसीडर नहीं कर सकते, ड्रॉ नहीं कर सकते और एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। सो थ्री डायमेंशनल से ज़्यादा सिर्फ हम ये कहते हैं कि एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसको ड्रॉ कैसे करना है हम कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल एरेज इसलिए हमारे सवालों में नहीं आएंगी क्योंकि हमारे पास तीन से ज़्यादा डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से, आप जितनी स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा डायमेंशनल एरे बन जाएगी। थ्री डायमेंशनल एरेज का आपको ये एग्जांपल दी गई है। ठीक है, एंड सो और ऑब्वियसली जब इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे, एक्सेस करेंगे, तो आप नेस्टेड फॉर लूप्स लगाएंगे। तो टू डायमेंशनल एरेज में हमने दो दफ़ा फॉर लूप लगाई थी आई और जे पे, तो इसमें आप तीन दफ़ा फॉर लूप लगाएंगे आई, जे, के एंड सो। लेकिन दैट इज नॉट मच। ठीक है, सो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब हम अपने फाइनल चैप्टर की तरफ आ जाते हैं, फंक्शंस। सो ये हमारा अब फाइनल पोर्शन है पूरे कोर्स का और फाइनल चैप्टर है और इसी को ऊपर हमारा कोर्स एंड हो जाएगा।
सो फार हम जितना पढ़ चुके हैं वो हमारा कंप्लीट मिड तक आएगा। फंक्शंस मिड में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन एरेज तक आई गेस मिड में इंक्लूडेड है। और मैंने आपको बताया था कि मैंने इस वजह से मिड में सारा सिलेबस डाला है, क्योंकि हो सकता है कि आपका मिड और फाइनल में आपको बहुत कम टाइम मिले, तो आप एक ही दफ़ा तैयारी कर सकते हैं। Functions, a function is a named block of code that performs some action. तो फंक्शन जो है, अगर आप लोग मैथमेटिक्स में फंक्शंस को सही तौर पर समझ पाते हैं तो फिर आपके पास सी प्लस प्लस में भी उसको समझना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सी प्लस प्लस में भी फंक्शन का वही मकसद होता है जो हमारे पास मैथ में फंक्शन का मकसद होता है या फिजिक्स में फंक्शन का मकसद होता है। अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह से लिखता हूँ एक्स ऑफ टी। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ स्प्रिंग मैथ सिस्टम के लिए जो मेरे पास उसकी डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब क्या है कि मैं कह रहा हूँ स्प्रिंग मैथ जो ब्लॉक है वो डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट जगहों पर होगा, उसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द मेन पोजीशन वो डिफरेंट होगा एट डिफरेंट टाइम्स। तो किस तरह से वेरी करेगा वो होता है तकरीबन इस तरह से, एक्स नॉट कैल, ठीक है, साइन ओमेगा टी, इस तरह से। अब सी, अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि एक्स डिपेंड्स ऑन टी, क्योंकि एक्स की वैल्यू चेंज होती है अगर टाइम की वैल्यू चेंज की जाए। तो इस चीज को कहा जाता है एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, दिस इज व्हाट फंक्शन इज। क्योंकि टी को चेंज करने से एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, सो एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू दूसरे वेरिएबल को चेंज करने से चेंज हो जाए उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। तो फंक्शन और डिपेंडेंट वेरिएबल तकरीबन मिलते जुलते कंसेप्ट है। फंक्शन थोड़ा ज्यादा वसी कंसेप्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सो दिस इज व्हाट फंक्शन मींस इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अगर एक वेरिएबल को चेंज करने से दूसरे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू पर फर्क पड़े तो वो वेरिएबल पहले का फंक्शन कहलाता है। हाँ सर, आगे सीधी। हाँ भाई। सो ये चीज जब हमने सी प्लस प्लस में यूज करनी है तो उसको भी फंक्शन कहते हैं। So the statement written in a function are executed when it is called by its name. तो बेसिकली हमने क्या करना है, हमने कोई चीज स्टोर करवा लेनी है किसी फंक्शन में, और जब उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे कॉल का मतलब बुलाएंगे, तब उस फंक्शन की वैल्यू परफॉर्म हो जाएगी। ईच फंक्शन हैज अ यूनिक नेम। हर फंक्शन का कोई ना कोई यूनिक नेम होता है। फंक्शंस आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स। अब बेतहाशा दफ़ा हमने अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं उसमें हमने कई दफ़ा फंक्शंस डिफाइन किए हैं ना जानते हुए भी, क्योंकि फंक्शंस हमेशा सी प्लस प्लस में कोई ना कोई बुनियादी हैसियत रखते हैं। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि हम उनको नाम से नहीं जानते कि ये फंक्शन है। मिसाल के तौर पर अगर मैं डेव सी प्लस प्लस ओपन करूँ तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ include IOStream। सो बेसिकली IOStream, ये जो मैं इंक्लूड IOStream कर रहा हूँ इसमें मैं कर क्या रहा हूँ, IOStream बेसिकली एक फंक्शन है। IOStream बेसिकली एक फंक्शन है, सॉरी। और ये जो इंक्लूड वाला लफ्ज है वो उसको बुला रहा, कॉल कर रहा है कि IOStream एक फंक्शन कहीं ना कहीं मैंने लिखा हुआ है डायरेक्टरी में, लाइब्रेरी में, उसको यहाँ पर इस्तेमाल कर लो, इंक्लूड कर लो। दिस इज कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन। सो ये भी एक फंक्शन है। जो हेडर फाइल्स हैं वो भी फंक्शंस होती हैं जो हम ना जानते हुए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेट अस मूव फर्दर, सॉरी। ओके, द फंक्शन आर यूज्ड टू, ठीक है,
accomplish the similar kinds of tasks again and again without writing the same code again. So basically आपने आउटपुट के लिए कंप्यूटर को सारा कुछ बताना है कि जी इस पोजीशन पे ये लफ्ज़ है, इस पोजीशन पे ये लफ्ज़ है, उसका फॉन्ट साइज ये हो, उसकी फॉन्ट स्टाइल ये हो, तो वो अगर आपको बार बार लिखना पड़े तो उसकी बजाय आप एक ही दफ़ा इंक्लूड आयोस्ट्रीम में लिख दें, दैट इज इट। फिर आप सबको याद होगा कि अगर हमने जो बेसिक प्रोग्राम बनाया था उसमें हमने ऐसे किया था कि सी आउट फॉर एग्जांपल मैंने लिखना है माय कंट्री इज पाकिस्तान, ठीक है, और मैं साथ लिख देता हूँ एंड एल, और फिर मैं नीचे लिख देता हूँ सी आउट आई लव माय कंट्री, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल ये दो लाइनें मैंने प्रिंट करवानी है। तो अगर मैं ऐसे रन करूंगा तो ये रन नहीं होगा, ये हमने करके भी देखा था, जब तक कि मैं यहाँ पर std ऐसे ना लिखूं, ठीक है, std इसका मतलब क्या है, ये चीज हमें बता रही है कि जो आउटपुट आपने रखना है उसमें फॉन्ट जो है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब हमने देखा था कि अगर हमने 10 लाइनें आउटपुट करवानी तो फिर हमें 10 दफा std लिखना पड़ेगा। इसकी बजाय अगर मैं ये लिखने की बजाय ये कर दूं, यहाँ से ये रेज कर दूं, और हम ये बार बार करते आए हैं कि हम यहाँ पर हेडर फाइल के बाद लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। सो बेसिकली मैंने यहाँ पर कर दिया कि जहाँ पर भी फॉन्ट सी आउटपुट या सी इनपुट आए वहां पर आपने डायरेक्टली std साथ ऐड कर देना। सो ये भी एक फंक्शन है, और यहाँ पर आपने यूजिंग नेम स्पेस कहकर उस फंक्शन को कॉल किया है। तो फंक्शन हमें मदद देते हैं कि अगर हमने कोई चीज यूज करनी है बार बार, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही दफा डिफाइन कर दें, फंक्शन को कॉल कर दें और वो हमारे पास जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। The function provide a structure programming approach। चले importance of function पे आते हैं। A program may need to repeat the same piece of code at various places. It may required up to perform a certain task repeatedly, ठीक है। So function क्या हमें हेल्प करता है, एक प्रोग्राम में हो सकता है हमें बार बार एक चीज करनी पड़े। So the program may become very large if functions are not used। प्रोग्राम हो सकता है बहुत बड़ा हो जाए अगर हम फंक्शन ना यूज करें। एक छोटी सी मैंने मिसाल दी, अगर आप ये वाली लाइन ना लिखें तो जितनी दफा भी सी आउट आप लिखेंगे आपको यहाँ पर std ऐड करते रहना पड़ेगा। The piece of code that is executed repeatedly is stored in a separate function. The real reason of using function is to divide a program into different parts. These parts of program can be managed easily। सो फंक्शंस के जरिए हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोग्राम को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अब देखिए हमें पता है कि हमने जब भी प्रोग्राम बनाना है उसमें स्टार्टिंग पोर्शन जो है वो हेडर फाइल्स होनी चाहिए, पहला हिस्सा हो गया। उसके बाद हम फंक्शन कॉल कर सकते हैं नेम स्पेस के लिए, दूसरा हिस्सा हो गया। उसके बाद हम मेन फंक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद हम मेन बॉडी स्टार्ट कर। तो प्रोग्राम के हमारे टुकड़े बन गए, पीसेस बन गए, जिनको हम इजीली समझ सकते हैं और इजीली डील कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस, तो फंक्शंस का फायदा क्या है, इजियर टू कोड, फंक्शन इस्तेमाल करके हमारी कोडिंग आसान हो जाती है। लेंथी प्रोग्राम में बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल फंक्शन। It is easier to write small function instead of writing one long program. A function is written to solve a particular program. A programmer can focus attention on a specific problem. It makes programming easier. So आप करते क्या है कि फंक्शन यूज करने से हमारे पास जो बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम है वो शॉर्ट हो जाता है। जैसे कि इस लाइन में हमने वो सारी इंफॉर्मेशन लिख दी जो हमें लिखनी पड़ती अगर हम ये हेडर फाइल यूज ना करें। हमने सारी इंफॉर्मेशन लिख दी कि क्या चीज़ कैसे आउटपुट होनी है, किस पोजीशन पर आउटपुट होनी है, किस फॉन्ट से आउटपुट होनी है वगैरह, ठीक है। इसी तरह हम मैथ हेडर फाइल यूज करते हैं, हम कॉनियो आयोमेनिक वगैरह सारी हेडर फाइल्स जानते हैं, ठीक है। तो उन इनके जरिए प्रोग्राम आसान हो जाता है।
Easier to modify. Each function has a unique name and it's written as an independent block. If there is any error in the program, the change is made to particular function in which error exists. So अब फंक्शन को चेंज करना भी आसान है. किस तरह आसान है? यार फंक्शन का कोई ना कोई नाम होता है, तो अगर आप कहीं एरर आ जाए तो उस नाम में आएगा और फिर आप जान सकेंगे कि जो एरर आया है वो इस नाम में आया, बाकियों में नहीं आया. ठीक है, तो फिर आप उसको इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं. ईजियर टू मेंटेन करना भी आसान होता है, क्योंकि हमारे पास जब पार्ट्स बन गए होते हैं तो फिर वो अरेंज होते हैं. सो रीयूजेबिलिटी. द कोड रिटन इन फंक्शंस कैन बी रीयूज्ड एज व्हेन रिक्वायर्ड. तो फंक्शंस में जो कोड लिखा होता है वो बार बार दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट एंड कंडीशंस. और फिर हमारे पास है लेस प्रोग्रामिंग टाइम. तो हमारे पास लेस प्रोग्रामिंग टाइम है. जैसे कि आप देखें, हम हेडर फाइल में सिर्फ ये लिख देते हैं और इसमें हमें कितना मतलब है, अगर हमें सारी चीज़ें स्पेसिफाई करनी पड़ी आउटपुट और इनपुट की, तो फिर हमें काफ़ी टाइम लगेगा. तो ये सारे फायदे हैं फंक्शन. Now we come on to the types of functions. Type C++ language provides the following types of functions. ये दो तरह के हमारे पास functions होते हैं C++ में. User defined function, वो functions जो हम खुद define करते हैं. A type of function written by programmer is known as user defined function. तो जो मैं खुद define कर रहा हूँ उसको user defined function कहते हैं. Built in function, वो ऐसे function जो कि already मौजूद होते हैं, जैसा कि लाइब्रेरी फंक्शन. जैसे कि आईओ स्ट्रीम एक बिल्ट इन फंक्शन है, आईओ मैनिप एक बिल्ट इन फंक्शन है, कॉनियो एक बिल्ट इन फंक्शन वगैरह. ठीक है, सो ये हमारे पास दो तरह के हमारे पास फंक्शन होते हैं. तो पहले तरह के फंक्शन की बात करते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन. अगर हम कोई फंक्शन खुद डिफाइन करना चाहें, यूजर डिफाइंड फंक्शन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग: फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डेफिनेशन. तो जब आपने खुद फंक्शन को डिफाइन करना है तो फिर उसके दो हिस्से होते हैं, आपने उसको डिक्लेयर करना है और उसको डिफाइन करना है. ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप. फंक्शन डिक्लेरेशन इज अ मॉडल ऑफ अ फंक्शन. इट इज आल्सो कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप. फंक्शन डिक्लेरेशन जो है वो एक किस्म के वो क्या कहते हैं, तस्वीर होती है फंक्शन की, और इसको फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहा जाता है. It provides information to compiler about the structure of the function to be used in program. It ends with a semicolon. Function prototypes are usually placed at the beginning of the source file just before the main function. Function declaration consists of the following parts: function name, function return type, names and types of parameters. ठीक है, so आप चाहें तो इसमें हमारे पास तीन हिस्से होते हैं. नाम होता है उसका और किस हद तक उसने रिटर्न होना है, और फिर उसके हमारे पास पैरामीटर्स कौन कौन से उसमें यूज होते हैं. तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से: रिटर्न टाइप स्पेस फंक्शन नेम और ब्रैकेट में पैरामीटर. ठीक है, सो रिटर्न टाइप जो है वो इस तरह से है जैसे हम रिटर्न 0 करते हैं वगैरह. और इंटीजर मेन मेन में हम रिटर्न इंटीजर वैल्यू करते हैं. कुछ लोग वॉइड मेन यूज करते हैं, उसमें फिर मेन जो फाइल है वो वॉइड में रिटर्न होता है वगैरह. ठीक है, फंक्शन नेम आपने जो भी खुद रखना है. ठीक है, पैरामीटर्स वो होते हैं जो कि जिस पर वो फंक्शन डिपेंड करे, मतलब एक्स की वैल्यू पर या वाई की वैल्यू पर या जी की वैल्यू पर वगैरह वगैरह. सो आपको ये एक फंक्शन दिया गया. वॉइड मतलब फंक्शन जो रिटर्न हो, वॉइड में रिटर्न हो. शो उसका नाम है जो भी आप रखना चाहें, और उसके जो पैरामीटर्स हैं वो भी लिख दिया गया वॉइड, मतलब इसका किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता. ठीक है, एक और एग्जांपल दी गई है, वॉइड और फंक्शन का नाम दिया गया है लाइन, और उसको डिपेंड कर रहा है कैरेक्टर पर, जो भी इस तरह. इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन है इंटीजर टाइप रिटर्न हो, और उसका नाम है क्यूब, और वो डिपेंड कर रहा है इंटीजर टाइप पर. एंड दैट इज इट. आप जिस तरह से भी लिखना चाहें, आप एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, जैसे इंटीजर और एन दो वेरिएबल्स पर ये डिपेंड कर रहा है. इंटीजर एन एक ही इंटीजर एन पर डिपेंड कर रहा है. यहाँ पर देखें, इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी, मतलब तीन इंटीजर्स पर ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है. दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन. ठीक है, ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है. मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ. इस लेक्चर को मैं कल को कंटिन्यू करूँगा. कोई सवाल हो तो फिर आप काइंडली कल को पूछ लें, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम कम है. अभी मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ. ठीक है.
अल्लाह हाफ़िज़।